हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा चल रहा था ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडिया। और हमारा अब क्या हो गया था, हमने औरंगजेब तक की कहानी देख ली थी कि कैसे आपका चाइल्ड्स वॉर हुआ 1690 में, और उसके बाद की हमें आज स्टार्ट करना है। तो देखिए, कलकत्ता 1690 में कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या इसकी स्टोरी थी। 1690 में चाइल्ड्स वॉर समाप्त हो चुका था, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। अंग्रेज हार चुके थे और औरंगजेब ने उन्हें माफ़ तो कर दिया था, लेकिन एक बात अंग्रेजों को समझ में आ गई थी, यदि बंगाल में व्यापार करना है तो हमें ऐसा स्थान चाहिए जहां पर मुगल अधिकारियों का हस्तक्षेप कम हो, जिसे भविष्य में मजबूत बनाया जा सके। इसी समय बंगाल में अंग्रेजों का सबसे अनुभवी अधिकारी कौन आया हुआ था? जोग चौनाक आया हुआ था। इसने नए स्थान खोजने के लिए ये खुद निकला और साथ में अपने कुछ अधिकारी ले गया। ये जॉब चौरनोक कौन था? ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम का वरिष्ठ अधिकारी था, जो आपके चाइल्ड्स कौन था उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो आपके इंग्लैंड में बैठा अधिकारी था, डायरेक्टर था। उसने भेजा था जॉब चौरनोक को। कई वर्षों तक कासिम बाजार और हुगली में कार्य कर चुका था जॉब चौरनोक, और बंगाल की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित था। उसे पता था कि हुगली में रहना सुरक्षित नहीं है। तो इसने नया स्थान कैसे चुना? जब जॉब चौरनोक गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसने 3 छोटे छोटे गांव, कौन कौन से आपके 3 छोटे गांव, जैसे सुनानुती हो गया, आपका गोविंदपुर हो गया, कलिकत्ता हो गया। जो ये सूतानाती था, ये कैसा एरिया था? ये बुनकरों और व्यापारियों का गांव था। कैसा था? बुनकर और व्यापारी थे। जो आपका कलिकत्ता था, ये एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र था, और गोविंदपुर में खेती और छोटी छोटी बस्ती थी। चारनोक ने इन तीनों गांवों का निरीक्षण किया और इन्हीं गांवों को चुना। चौरनोक ने क्या देखा, क्यों चुना? इसने इसलिए चुना कि गंगा नदी के किनारे बड़े जहाज आसानी से आ सकते हैं। चौरनोक तो इसलिए देखा, प्राकृतिक सुरक्षा है भी, चारों ओर दलदली भूमि है, जंगल थे, यदि कोई सेना हमला करती है तो आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। और व्यापार, जैसे आसपास के गांव से मलमल, रेशम, नील, चावल आसानी से खरीदे जा सकते हैं। मुगल अधिकारियों का यहाँ कम हस्तक्षेप होगा, क्योंकि जो ये स्थान था ये हुगली तक व्यस्त और प्रशासनिक केंद्र नहीं था। तो 24 अगस्त, सुना नाती कब हुआ? 24 अगस्त, मैं ये डेट लिख देती हूँ, 24 अगस्त 1690 में जॉब चौरनोक ने सूतानुती में अंग्रेजों की व्यापारिक बस्ती स्थापित की। कब की बस्ती स्थापित की? यहाँ लिखवा दूँ मैं आपको। देखो क्या हुआ था। 24 अगस्त 1690 को जॉब चौरनोक ने सूतानुती में अंग्रेजों ने, या ये कह सकते हो अंग्रेजों की नई व्यापारिक बस्ती स्थापित की। किसने की? जॉब चौरनोक ने की। और इस घटना को सामान्य कलकत्ता की स्थापना का प्रारंभ माना जा सकता है। याद रहे, आधुनिक इतिहासकारों ने इस बात पर मतभेद है कि कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाए, लेकिन आपके एग्जामिनर में हमेशा जॉब चौरनोक को ही सही माना जाता है। क्या अंग्रेजों के पास उस समय जमीन की मालिकी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। 1690 में अंग्रेज केवल वहां रहकर व्यापार कर रहे थे। उनके पास इन गांवों की क्या थी? इन गांवों की ओनरशिप थी। क्या थी? ओनरशिप थी इन गांवों की, यानी कि आपकी जमींदारी थी इन गांवों की। इनके पास क्या थी? इन गांवों की इनके पास जमींदारी, इन ओनरशिप नहीं थी। ओनरशिप क्या थी भाई? नहीं थी ओनरशिप, जमींदारी नहीं थी। और यही कारण है कि अगले कुछ वर्षों तक वे कानूनी रूप से भूमि प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। फिर आगे क्या हुआ? 1696 में एक आदमी था, एक जमींदार था बंगाल में, जिसका नाम था शोभा सिंह। शोभा सिंह कौन था? शोभा सिंह एक जमींदार था। कौन था? एक जमींदार था। जो ये शोभा सिंह था, इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। 1696 में विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में मुगल प्रशासन क्या पड़ा? इसमें आपका मुगल प्रशासन अब कमजोर पड़ गया। यहाँ पे कमजोर पड़ा। जैसे ही मुगल प्रशासन कमजोर पड़ा, इस चीज का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अपनी बस्ती की सुरक्षा के लिए क्या किया? फोर्ट विलियम
का निर्माण शुरू कर दिया। जब इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण शुरू किया तो 1498 में अंग्रेजों ने, जैसे आपका सुतानुती और गोविंदपुर, और आपका जो कलिकत्ता था, कलिकता, इन तीनों में क्या किया, इन तीनों गांव की जमींदारी, वहां का जो स्थानीय जमींदार था, कौन, सबरना राय चौधरी, इस परिवार से लगभग 1300 रुपए वार्षिक किराए पर प्राप्त की। कैसे की? शोभा सिंह ने विद्रोह किया तो मुगल कमजोर हुआ तो इस चीज का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। 1696 में फिर उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण स्टार्ट किया और 1698 में क्या किया, सुतानुती, गोविंदपुर और कलिकत्ता, इन तीनों गांवों की जमींदारी वहां के जो स्थानीय जमींदार था आपका सबरना राय चौधरी, उस परिवार से लगभग 1300 रुपए वार्षिक किराए पर प्राप्त की। अब पहली बार अंग्रेज व्यापारी नहीं रहे बल्कि जमींदार बन गए और यही घटना आगे चलकर कलकत्ता के विकास की सबसे बड़ी नींव पड़ी। तो क्या हुआ था, 24 अगस्त 1690 को जोब चोरनाक ने सुतानुती में अंग्रेजों की बस्ती बसाई। जो 3 गांव थे, सुतानुती, कलिकत्ता और गोविंदपुर। 1696 में शोभा सिंह ने विद्रोह किया और फोर्ट विलियम का निर्माण स्टार्ट हुआ। 1698 में तीनों गांव की जमींदारी किसको मिली, अंग्रेजों को मिली। आगे चलकर जो ये एरिया था यही आपका क्या कहलाया, कोलकाता कहलाया। यही 3 गांव क्या कहलाए, कोलकाता। तो 1696 तक, 1706 तक, अब देखो क्या हुआ, फोर्ट विलियम बन गया 1796 में। फोर्ट विलियम की नींव पड़ गई भी 1690 में, जब चोरनाक ने, जो आपका जोब चोरनाक था, इसने सुतानुती में अंग्रेजों की नई बस्ती बसाई। कई वर्षों तक व्यापार अच्छी तरह चलता रहा, लेकिन अचानक बंगाल में शोभा सिंह का विद्रोह हुआ, घटना घटी, अटैक कर दिया था इन पे। तो उन्होंने अंग्रेजों को डरा दिया। उन्हें लगा कि यदि उन्होंने अपनी बस्ती को मजबूत नहीं किया तो और भी हमले हो सकते हैं, और यहीं से फोर्ट विलियम की कहानी शुरू हुई। फिर बंगाल का विद्रोह हमने देखा, 1696 में शोभा सिंह ने विद्रोह कर दिया, मुगल प्रशासन के विरुद्ध किया था। इसका साथ किसके साथ हुआ, जो शोभा सिंह था ना, शोभा सिंह, इसका जिसने साथ दिया था वो एक अफगान सरदार था। कौन था, एक अफगान सरदार था। इस अफगान सरदार का नाम क्या था, रहीम खान। इस रहीम खान ने क्या किया, इस रहीम खान ने शोभा सिंह का साथ दिया और विद्रोह इतना बढ़ गया था कि आपके मुगल प्रशासन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गए और गांव और व्यापारिक केंद्रों पर हमले होने लगे। विदेशी व्यापारियों में डर फैल गया। अंग्रेजों की चिंता क्या थी, अंग्रेजों ने सोचा अगर विद्रोही या कोई दूसरी शक्ति हमारी बस्ती पर हमला कर दे तो हमारा सारा व्यापार समाप्त हो जाएगा। उन्होंने मुगल अधिकारियों से बात की, हम केवल अपनी सुरक्षा के लिए किला बनाना चाहते हैं। तो मुगल प्रशासन उस समय विद्रोह दबाने में व्यस्त था, इसलिए उसने अंग्रेजों की किलेबंदी का कड़ा विरोध किया ही नहीं। फिर 1696 में जब आपके फोर्ट विलियम की नींव पड़ी, का निर्माण शुरू हुआ, तो इस किले का नाम रखा क्या गया था, फोर्ट विलियम ही रखा गया था। ये नाम किसका था, ये नाम थे आपके जो उस टाइम के इंग्लैंड के आपके राजा थे। इंग्लैंड के राजा, क्या नाम था उनका, विलियम तृतीय। इनके नाम पर ये फोर्ट का निर्माण रखा गया। भाई फोर्ट का निर्माण किया गया विलियम तृतीय के सम्मान के लिए। किले में क्या क्या था, फोर्ट विलियम केवल सैनिक चौकी नहीं थी, ऊंची और मोटी दीवारें थे, चारों ओर तोप लगाए गए, सैनिकों की बैरक बना दी, गोला बारूद का भंडार बन गया, कंपनी के कार्यालय, बड़े गोदाम, अधिकारियों के आवास। धीरे धीरे ये अंग्रेजों का सबसे सुरक्षित केंद्र बन गया। फिर 1698 में क्या होता है, 1698 में इन्होंने, जो मैंने आपको बताया था, सबरना राय चौधरी, इस परिवार से बात की और इनसे तीनों गांव, जैसे आपका जो 3 गांव थे, बार बार मैं नाम नहीं लिखूंगी, अभी इन 3 गांव को
1300 रुपये वार्षिक पर एनम लगा लो, पर एनम किराए पर ले लिया, इसकी जमींदारी प्राप्त कर ली। अब अंग्रेज व्यापारी नहीं रहे बल्कि उस क्षेत्र में जमींदार भी बन गए। तो फिर क्या होता है, 1700 में आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है। 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को क्या बनाया, इन्होंने कलकत्ता को अपना मुख्यालय बना लिया। क्या बना लिया, कलकत्ता को मुख्यालय बना लिया। और यही जो मुख्यालय बना, यही आपकी क्या बनी, बंगाल प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी की क्या हो गई, यहाँ पे स्थापना हो गई। अब बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना कर चुके थे। अब कलकत्ता का महत्व सूरत और मद्रास के बराबर हो गया था। फिर 1706 में जब फोर्ट विलियम का निर्माण पूरा हुआ, निर्माण पूरा कब हुआ, 1706 में किसका निर्माण पूरा हुआ था, फोर्ट विलियम का निर्माण पूरा हो गया था। जब फोर्ट विलियम का निर्माण पूरा हो गया तो ये अंग्रेजों का सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक और सैनिक केंद्र बन चुका था। अब आगे क्या होता है, लगभग 50 साल के बाद आगे क्या हुआ, आगे की स्टोरी अब हम यहाँ करते हैं। उसके लगभग 50 वर्षों बाद आपको पता है कौन आ गया था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आपका क्या बना, ये मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तभी पहले करवाया था कि ताकि आपको कड़ियाँ समझ में आ जाए। सिराजुद्दौला क्या बनता है भाई, बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कब बना था, 1756 से 57 तक। ये रहा। इसने क्या देखा भी, अंग्रेज उसकी अनुमति के बिना फोर्ट विलियम को और मजबूत कर रहे हैं। यहीं से अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष शुरू हुआ। आगे चलकर 1756 में क्या हुआ, 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता पर आक्रमण किसने किया, सिराजुद्दौला ने किया। और यहीं से फिर आपके 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई। 23 जून 1757 को क्या हुआ, प्लासी वॉर हुआ, हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, 1696 में तो शोभा सिंह का विद्रोह हुआ, फोर्ट विलियम का निर्माण शुरू हो गया। 1698 में सुल्तानुती, कलिकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को मिली। 1700 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई और 1706 में फोर्ट विलियम का निर्माण शुरू हुआ। फोर्ट विलियम का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। देखो, फोर्ट सेंट जॉर्ज तो मद्रास में है, जो दक्षिण भारत में अंग्रेजों का पहला मुख्यालय था, और फोर्ट विलियम कहाँ है, आपके कलकत्ता में, जो पूर्वी भारत में अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण किला बना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ भाई, 1717 में मैं आपको ये कंप्लीट करवा चुकी हूँ। फर्रुखशियर का क्या हुआ था, मैं सिर्फ आपको ये घटना बता रही हूँ। फर्रुखशियर का फरमान जारी हुआ, और कैसे फरमान जारी हुआ जाके पीछे लेक्चर में देख लेना। इसे इतिहासकार क्या कहते हैं, इसे इतिहासकार कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, इसे इतिहासकार कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, मैग्ना कार्टा। क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था, यही फरमान आगे चलकर बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के टकराव की सबसे बड़ी वजह बना और अंत में प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बना। देखो, शोभा सिंह का विद्रोह क्या था, 1690 में जब जोब चोरनाक ने सुल्तानुती जो एरिया था, अंग्रेजों की कई बस्ती बसाई। अंग्रेज अभी बंगाल में केवल व्यापारी थे। उस समय मुगल सम्राट था आपका कौन, औरंगजेब। बंगाल का सूबेदार कौन था इस टाइम, शोभा सिंह के विद्रोह के टाइम पे, यहाँ पे इस टाइम आपका बंगाल का सूबेदार कौन था, यहाँ पे सूबेदार था आपका इब्राहिम खान द्वितीय। कौन था, इब्राहिम खान द्वितीय। ये क्या था, ये आपका सूबेदार था जिसे औरंगजेब ने बंगाल प्रशासन सौंप दिया था। लेकिन बंगाल में कई स्थानीय जमींदार मुगल शासन से खुश नहीं थे। उनमें से एक था आपका शोभा सिंह। शोभा सिंह पश्चिमी बंगाल के, कहाँ से था ये, मैं इसको बीच में भी भूल तो क्या गई, मतलब माइंड से निकल गया था। देखो भाई, शोभा सिंह एक एरिया था, कौन सा, मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो शोभा सिंह का एरिया था, ये था आपका चेतुआ बरदा। कौन सा था, चेतुआ बरदा। इस एरिया से था ये, इस क्षेत्र पे था ये, चेतुआ बरदा से। और एक शक्तिशाली जमींदार था भाई इनका। क्या चाहता था कि मुगलों का नियंत्रण कम हो, जमींदारी को अधिक स्वतंत्रता मिले और कोई रेवेन्यू ना देने पड़े। धीरे धीरे मुगल प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह की तैयारी शुरू कर दी।
तो 1696 में शोभा सिंह ने, जो अफगान सरदार था रहीम खान द्वितीय, उसके साथ मिलकर रहीम खान के साथ विद्रोह कर दिया था। इब्राहिम खान द्वितीय तो क्या था, आपका सूबेदार था। दोनों ने मिलकर कई क्षेत्रों पर हमला किया, सरकारी चौकियों पर कब्जा किया, मुगल अधिकारियों पर आक्रमण किए, व्यापारिक मार्गों में लूटपाट की, आसपास के इलाकों में अशांति होगी। तो कुछ समय के लिए बंगाल में मुगल प्रशासन कमजोर हो गया। अंग्रेजों पर इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा भाई। ठीक है, उन्होंने इन तीनों गांवों की क्या कर ली, इतने में आपकी फोर्ट विलियम का निर्माण स्टार्ट कर दिया, जमींदारी प्राप्त कर ली। और विद्रोह का अंत कैसे हुआ, औरंगजेब ने अतिरिक्त मुगल सेना भेजी, धीरे धीरे विद्रोह दबा दिया और शोभा सिंह यहाँ पे मारा गया और रहीम खान भी बाद में पराजित हो गया था। तो मुगल शासन फिर से स्थापित हो गया, लेकिन तब तक तो अंग्रेज अपनी किलाबंदी कर चुके थे। इस विद्रोह का महत्व क्या हुआ भाई, फोर्ट विलियम आगे चलकर कलकत्ता का केंद्र बना, बंगाल प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बना और सिराजुद्दौला के साथ संघर्ष का कारण बना। और लास्ट में आपके 1757 की पृष्ठभूमि स्टार्ट होगी प्लासी के युद्ध की। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया हुआ था, एग्जामिनर ने क्या पूछा था कि अंग्रेज ने जब फोर्ट विलियम का निर्माण किस घटना का लाभ उठाकर शुरू किया था, तो 1696 का शोभा सिंह का आपका जो विद्रोह हुआ था उससे। अब देखो आते हैं हमारे नोट्स पे, एक बार नोट्स देख लेते हैं कि कहाँ से हमें क्या स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से करना था। देखो 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह औरंगजेब के फरमान द्वारा 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त की, जबकि जमींदारी किससे प्राप्त की थी, वहां के एक जमींदार से। तीनों गांवों को मिलाकर आगे चलकर कोलकाता नगर का विकास हुआ। कंपनी ने यह व्यापारिक केंद्र स्थापित करके अपने कारखाने, गोदाम और आवासों का निर्माण किया और यहीं बंगाल के अंग्रेजों की शक्ति का ये आधार बने। इन गांवों का महत्व क्या था भाई, गंगा के किनारे स्थित होने के कारण जल मार्ग द्वारा व्यापार आसान, बंगाल के समृद्ध वस्त्रों व रेशम व व्यापार का केंद्र बना और आगे चलकर यही स्थान अंग्रेजों की राजधानी बन गया। आपकी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी बनी। मुगल सम्राटों से व्यापारिक सुविधाएं कैसे प्राप्त की, ये हम कर चुके हैं भाई। 1651 के जो वो फरमान थे 3 भाई, हुगली में कारखाना लगाने की अनुमति 1651 में मिली। 1656 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की स्वतंत्रता, चुंगी कम करने की अनुमति और 1672 में औरंगजेब से दक्षिण और बंगाल में कंपनी को कर मुक्त व्यापार की कई छूटें प्राप्त की। इन सुविधाओं से कंपनी का व्यापार अत्यधिक बढ़ा और कंपनी ने कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया। अब फर्रुखशियर का फरमान हम बहुत अच्छे से करके आए थे पीछे। मुगल सम्राट जो फर्रुखशियर था, जो गद्दी पर आपके बहादुर शाह के बाद बैठा, 1707 में कौन बैठा था, बहादुर शाह, उसके बाद कौन बैठा था, आपका फर्रुखशियर। इसने बदले में 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण फरमान दिए। बंगाल में कंपनी के माल की ढलाई और चुंगी कर तक नहीं लिया गया। कंपनी को एक पास जारी करने का अधिकार दिया। कंपनी को बंगाल में अपने कारखानों की रक्षा करने के लिए सैनिक रखने की अनुमति मिली और कंपनी को पुराने अधिकारियों की पुष्टि की गई। ये दस्तक क्या था, एक पास था कि भाई जिस पास को दिखाकर आप कहीं भी चुंगी या आपको कर नहीं देना पड़ता था। इसका परिणाम क्या निकला, इससे कंपनी के खर्चे कम हुए और व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया था। भारतीय व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें कर देना पड़ता था और कंपनी ने इस फरमान का दुरुपयोग कर अपने निजी व्यापार को भी कर मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो देखिए आगे का क्या है, आगे का हमारा क्या है। अंग्रेज और डच संघर्ष स्टार्ट हुआ। फिर भाई अंग्रेज और डच जब स्टार्ट हुआ, यानी कि एंग्लो डच कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ कि अंग्रेज डच संघर्ष कैसे स्टार्ट हुआ था। जब हमने आपका डच किया था, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो देखो एंग्लो डच कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब 16वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगाल मसालों के व्यापार का सबसे बड़ा देश था। लेकिन 1600 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो आपकी वीओसी थी उसकी स्थापना हुई। अब दोनों का लक्ष्य क्या था, मसालों का व्यापार करना था। डच लास्ट में करवा चुकी, जो आपके नीदरलैंड या आज के हॉलैंड के निवासी थे। 1602 में उन्होंने वेरिंगडे ओस्टाडीचे कंपनी बनाई थी, जिसको हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं।
वीओसी उस समय क्या थी? दुनिया की सबसे अमीर व्यापारिक कंपनी थी। उसे अपने सरकार से अधिकार मिले थे युद्ध करने के, संधि करने के, किले बनाने के, सेना रखने के, सिक्के चलाने के। यानी कि वीओसी एक छोटे राज्य की तरह काम करती थी। अब इन दोनों के बीच में संघर्ष का असली कारण क्या बना भाई? भारत में कपड़ों का व्यापार होता था, लेकिन असली लड़ाई इंडोनेशिया, जो स्पाइस आइलैंड है आपका, मलक्का, यहाँ के मसालों के लिए थी उस समय। जैसे आपका क्लोव यानी कि लौंग हो गया, या नटमैग जायफल हो गया, मैक जावित्री हो गया, काली मिर्च हो गया। सोने के भाव मिलते थे यूरोप में, दोनों कंपनियां इस पर अधिकार चाहती थी। तो इनके बीच में एक कांड हुआ था इंडोनेशिया में। इनके बीच में क्या होता है, एक कांड हुआ था। उस कांड को समझ लो कि डच वर्सेस आपका डच वर्सेस ब्रिटिश, और तो हम कर चुके थे, जो रह गया वो बताऊंगी अब मैं आपको। इनका जो फर्स्ट इनका बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, पहला संघर्ष हुआ, वो हुआ था आपका अम्बोयना कांड। अम्बोयना कांड कब हुआ था? अम्बोयना कांड हुआ था आपको 1623 में। हुआ क्या था? इंडोनेशिया में था ये। कहाँ था ये? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक द्वीप है आपका अम्बोयना। यहाँ पर इस द्वीप पर अंग्रेज और डच दोनों की फैक्ट्रियां थी। यहाँ पर क्या थी? अंग्रेजों की भी फैक्ट्री थी और आपके डच की, इनकी दोनों की क्या थी? यहाँ पर फैक्ट्री थी। तो 1623 में एक चीज होती है। 1623 में डच अधिकारियों के ऊपर कुछ आरोप लगते हैं। डच के ऊपर क्या लगे भाई? आरोप लगे। क्या आरोप लगे? अंग्रेज डचों ने आरोप लगाया था कि अंग्रेज हमारे किले पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज अधिकारियों को गिरफ्तार किया, उन्हें यातनाएं दी और मुकदमा चलाया। ये कहते हैं कि लगभग 10 अंग्रेज मारे गए थे यहाँ पर, और कुछ जापानी सैनिक, और आपका एक पुर्तगाली। इनको क्या दे दिया था? आरोप लगे, इन्होंने क्या दे दी थी भाई? इनको फांसी दे दी थी। तो इस चीज का रिजल्ट क्या निकला? ये बात अंग्रेजों के बीच में फैल गई भाई, इंग्लैंड में फैल गई। इंग्लैंड में भारी गुस्सा फैल गया और अंग्रेजों ने इसको नाम क्या दिया? अंग्रेजों ने इसको नाम दिया कि भाई ये क्या है? अम्बोयना हत्याकांड है। इन्होंने क्या नाम दिया? अम्बोयना हत्याकांड का इसको नाम दे दिया। किसको नाम दे दिया? जो ये घटना घटी 1623 में। उन्हें समझ आ गया कि इंडोनेशिया में डच बहुत शक्तिशाली है, इसलिए अंग्रेजों ने धीरे धीरे इंडोनेशिया को छोड़कर अब किस पे ध्यान दिया? भारत पे। और यही कारण है कि आगे चलकर भारत अंग्रेजों का मुख्य केंद्र बना। भारत में कहाँ संघर्ष हुआ? देखो, डचों के प्रमुख केंद्र कौन से थे? डचों के प्रमुख केंद्र थे जैसे आपका पुलिकट, तो इनका मेन मुख्यालय था। नागापट्टनम था। अच्छा, आपका कोचीन हो गया, चिनसूरा हो गया, कोचीन, चिनसूरा जो आपके बंगाल में है, और कासिम बाजार, ये क्या थे? ये डचों के प्रमुख केंद्र थे। अंग्रेजों के इस टाइम कौन कौन से थे? अंग्रेजों के थे बस इस टाइम आपका जैसे सूरत हो गया, कलकत्ता तो नहीं था, हाँ कलकत्ता भी था भाई, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, और आपका बम्बई हो गया। और क्या हो गया? बम्बई। ये किसके थे? ये आपके अंग्रेजों के थे। दोनों भारतीय व्यापारियों से माल खरीदते थे और कई बार कीमत बढ़ाकर एक दूसरे का व्यापार बिगाड़ने की कोशिश करते थे। यूरोप में युद्ध हो रहे थे इस टाइम पे क्या हो रहे थे? यूरोप में आपके युद्ध हो रहे थे, और जिस चीज का असर किस पर आ रहा था? असर पड़ रहा था किस पर? भारत पर। जैसे 1652 से लेकर अगर हम 1674 की बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड चल रहा था इनके बीच में। इस टाइम मैंने आपको पीछे भी करवा के आई थी। यहां पर आपके 4 क्या होते हैं? 4 एंग्लो डच वॉर होते हैं। किया था हमने ये। हालांकि ये युद्ध मुख्य रूप से यूरोप और समुद्र में लड़े गए थे, लेकिन इनका प्रभाव भारत और एशिया के व्यापार पर भी था। अंग्रेजों की नई रणनीति क्या थी? जो अम्बोयना की घटना के बाद अंग्रेजों ने क्या सोचा कि डचों से मसाले के लिए लड़ने से अच्छा है कि हम भारत में कपड़ों और बाद में राजनीतिक शक्ति पर ध्यान दें। और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी रणनीतिक
सफलता थी। और फिर क्या होता है 1759 में एट लास्ट इनका बेदरा का युद्ध होता है, बेदरा युद्ध होता है। और बेदरा का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया था। डचों को डर था कि अंग्रेज पूरे बंगाल पर कब्जा कर लेंगे, तो इसलिए उन्होंने बंगाल में अपनी सेना भेजी। उस टाइम आपको पता है बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर। और अंग्रेज कौन था वहाँ पे, फ्रांसिस फोर्ड था। कौन था, आपके जो कर्नल फ्रांसिस फोर्ड थे वो थे। तो 1759 में क्या होता है, बेदरा के पास अंग्रेजों ने डचों को हराया भाई, बुरी तरीके से हटाया। इसके बाद डचों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई, वे केवल व्यापारी बनकर रह गए और भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा यूरोपियन प्रतिद्वंदी समाप्त हो गया। अब अंग्रेजों का मुख्य मुकाबला किससे बचा था, फ्रांसीसियों से बचा था। तो अंग्रेज डच संघर्ष का महत्व क्या बना भाई, जो अम्बोयना कांड हुआ था इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूरा ध्यान दिया, डच मसालों तक सीमित रह गए, अंग्रेज भारतीय व्यापार में आगे निकल गए। और 1759 के बाद डच भारत की राजनीति से लगभग बाहर हो गए थे, तो अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसियों से संघर्ष का रास्ता भी खुल गया था। ठीक है, तो समझ में आया। वीओसी क्या थी, पहली बहुराष्ट्रीय संयुक्त स्टॉक कंपनी मानी जाती थी। अम्बोयना कांड कब हुआ था, 1623 में हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में हुआ था। डच भारत में अंग्रेजों से इसलिए हारे क्योंकि उनका मुख्य ध्यान कहाँ था, इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर था, जबकि अंग्रेज धीरे धीरे भारत में व्यापार के लाभ की राजनीतिक शक्ति भी हासिल करने लगे थे। आ गया इतना अच्छे से समझ में, ये था इनका। तो अब देख लेते हैं हम अंग्रेज डच संघर्ष क्या था भाई, कन्फ्लिक्ट। 17वीं शताब्दी में डच भी भारत में अंग्रेजों के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। दोनों के बीच समुद्री और व्यापारिक वर्चस्व के लिए कई संघर्ष हुए, जैसे 1652-54 में दक्षिण भारत के तट पर हुआ, 1661 में कोचीन के पास इनका युद्ध हुआ, 1667 में सूरत के पास हुआ, 1672-74 में बंगाल की खाड़ी में हुआ, और 1683-84 में कोरमंडल तट पर हुआ। अगर आपको ये भी करना है तो ये भी हम अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि माइंड में कोई भी मतलब एक भी टॉपिक बचना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो फिर जो ये डचों का कन्फ्लिक्ट, आपको अम्बोयना कांड तो समझ में आ गया। अब देखो कि क्या हुआ था, इनका पहला संघर्ष कब हुआ, 1652-54 में दक्षिण भारत के तट पर हुआ। 1652-54 में इनका पहला कन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ था, यहां से करें, कहाँ से करें स्टार्ट, यहां से कर देते हैं। चलो यहां से देखो, अब आप क्या हुआ था भाई, अगर हम 1652 से लेकर 1600, थोड़ा सा पेन की मोटाई बढ़ा लेते हैं, 1652 से अगर हम 1654 2 साल की बात करें, यहाँ पर क्या हुआ था, दक्षिण भारत में इनकी भिड़ंत होती है। दोनों कंपनियां कोरोमंडल तट से अपना कपड़ा खरीद रही थी। क्या कर रही थी, कोरोमंडल तट पर कपड़ा खरीदती थी। जब ये कोरोमंडल तट पर कपड़ा खरीदते थे तो डच चाह रहे थे कि अंग्रेज यहां से हट जाए, अंग्रेज पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान आपने देखा होगा कि यूरोप में आपका क्या चल रहा था, फर्स्ट एंग्लो डच वार चल रहा था। ये फर्स्ट एंग्लो डच वार भी आपका 1652 से 54 तक चला। इसी दौरान क्या हुआ, इसका असर भारत पे भी हुआ क्या था भाई, दोनों के जहाज दक्षिण भारत के तट पर भिड़ गए। दोनों ने क्या किया, दोनों के जहाज कहाँ भिड़े, दक्षिण भारत के तट पर भिड़ गए। यहां पर जब ये भिड़ गए तो कई व्यापारिक जहाजों पर कब्जा किया और दोनों ने एक दूसरे के व्यापार को रोकने की कोशिश की। इसका रिजल्ट क्या हुआ, कोई निर्णायक जीत हुई नहीं, दोनों में से किसी की जीत नहीं हुई, लेकिन दोनों की दुश्मनी काफी बढ़ गई। फिर दूसरा संघर्ष इनका होता है 1661 में। कहाँ होता है, ये होता है आपके कोचीन के पास। ठीक है, कोचीन उस समय क्या था, कोचीन उस समय मसालों का बड़ा केंद्र था। कोचीन उस टाइम क्या था, बंगालों का बड़ा केंद्र, मसालों का बड़ा केंद्र था।
पहले यहाँ पुर्तगालियों का प्रभाव था, लेकिन डच पहले ही पुर्तगालियों को हराकर कोचीन पर कब्जा कर चुके थे। अब अंग्रेज भी वहां व्यापार बढ़ाना चाह रहे थे। तो हुआ क्या था, दोनों की नौसेनाएं कोचीन के पास आमने सामने आ गई और डच समुद्री शक्ति में अधिक मजबूत थे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेज अपने आप पीछे हट गए। अंग्रेज यहाँ पे पीछे हट गए, डचों का प्रभाव बना रहा। फिर इनका तीसरा संघर्ष होता है 1667 में सूरत के पास। अब कहाँ पहुंच गए, सूरत में। सूरत उस समय क्या था, भी भारत का सबसे बड़ा समुद्री व्यापारिक बंदरगाह थी। यहाँ दोनों कंपनियों की फैक्ट्रियां भी थी, दोनों भारतीय व्यापारों से माल भी खरीदते थे। हुआ क्या था, दोनों के जहाजों में झड़प हुई और एक दूसरे के व्यापारिक जहाजों को रोकने की कोशिश की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेजों ने अब सूरत नहीं छोड़ा, पर अंग्रेजों ने सूरत नहीं छोड़ा, पर रिजल्ट कुछ नहीं निकला था, पर व्यापार काफी प्रभावित हो गया था। फिर 1672 से 74 क्या हुआ था, बंगाल की खाड़ी में भिड़ गए भाई दोनों। कहाँ भिड़े, बंगाल की खाड़ी में। कब भिड़े, आपके 1672-74 में। हुआ क्या था, अब अंग्रेज बंगाल में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, जैसे हुगली हो गया, कासिम बाजार हो गया, पटना। डचों को क्या लगा, अगर अंग्रेज ऐसे ही बढ़ते रहे तो बंगाल का व्यापार हमारे हाथ से निकल जाएगा। हुआ क्या था, दोनों की नौसेना फिर कहाँ भिड़ गई, बंगाल की खाड़ी में भिड़ गई। जहाजों पर हमला हुआ, व्यापारिक मार्ग बाधित हुए। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अंग्रेजों की स्थिति मजबूत रही। अंग्रेज क्या रहे, यहाँ पर मजबूत रहे, पीछे नहीं हटे। फिर तीसरा संघर्ष कब होता है, 1683 से 1684। अब ये क्या था, ये पांचवा संघर्ष था इनका। कहाँ पर ये संघर्ष हुआ इनका, कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर जब ये लड़े, अब तक अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, यहाँ पर आपको पता है कि अंग्रेजों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कर लिया था, ये बना लिया था। डचों को लगा कि अंग्रेज दक्षिण भारत में बहुत मजबूत हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में फिर समुद्री संघर्ष हुआ। लेकिन इस बार अंग्रेज पहले से तैयार थे। यहाँ पर क्या हुआ, डच अंग्रेजों को रोक नहीं पाए और डचों का प्रभाव यहाँ पे कम हुआ। फिर बात किसकी आती है, 1684 की। 1684 के बाद अंग्रेजों ने समझ लिया कि केवल व्यापार से काम नहीं चलेगा, हमें राजनीति और सेना को भी मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी ओर डचों ने अपना ज़्यादा ध्यान कहाँ दे दिया था, यहाँ डचों का ध्यान कहाँ चला गया था, यहाँ पे डचों का ध्यान इंडोनेशिया पे चला गया। जब इनका ध्यान इंडोनेशिया के मसालों पर लग गया तो क्या हुआ, भारत में अंग्रेज लगातार मजबूत होते रहे और डच धीरे धीरे पीछे हो गए। और लास्ट झटका तो आपको पता है 1759 में इनको लग ही गया था, बेदरा के युद्ध में। तो इन संघर्षों से क्या सीखा अंग्रेजों ने, केवल व्यापार से काम नहीं चलेगा, किले बनाने होंगे, सेना रखनी होगी और भारतीय शासकों की राजनीति में हस्तक्षेप करना होगा। और डचों की गलती क्या रहेगी, डचों ने भारत में उतना महत्व दिया नहीं, उनका मुख्यालय इंडोनेशिया में मसाला व्यापार पर था और यही कारण था कि अंग्रेज आगे चलकर सफल हुए। तो 1652-54 में कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत के तट पे पहला इनके बीच में टकराव हुई थी, पहला समुद्री संघर्ष हुआ। फिर 1661 में कोचीन में हुआ मसाला व्यापार को लेकर। 1667 में सूरत व्यापारी जहाजों में टकराव हुई। 1672-74 में बंगाल की खाड़ी, बंगाल के व्यापार पर प्रभुत्व की लड़ाई हुई। और 1683-84 में कोरोमंडल तट पर भारत दक्षिण भारत में इनका अंतिम प्रमुख संघर्ष था। एक चीज़ याद रखना, जो दक्षिण भारत के तट थे, जैसे आपका कोचीन हो गया, सूरत, बंगाल की खाड़ी, कोरोमंडल तट, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है और इन चीज़ों को आप अच्छे से कर लेना। एग्जामिनर आजकल यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ गया कि कैसे 4 अटैक हुए थे भाई, आ गया ये चीज़ समझ में। तो देखिए, कोरोमंडल तट पे ये लड़ाइयाँ हो गई थी इनकी। धीरे धीरे अंग्रेज इन संघर्षों में विजयी होते गए और डचों की शक्ति घटती गई, व्यापार सिकुड़ता गया, भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता गया। अंग्रेजों के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा भी, बंगाल से जैसे रेशम हो गया, सूती वस्त्र हो गया, बिहार से अफीम शोरा हो गया, उड़ीसा से चावल नमक कपड़ा हो गया, मद्रास से सूती वस्त्र मसाले हो गए और बम्बई से कपास कपड़ा, अफ्रीकी व्यापार, ये सब चीज़ होता गया। मुख्य निर्यात क्या थी, सूती कपड़ा, रेशम, नील, मसाले, शोरा, अफीम,
चीनी, लाख, चाय आदि हो गया था। व्यापार के प्रभाव, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो भारतीय वस्तुओं का विश्व में प्रसार हुआ, समुद्री व्यापार व बंदरगाहों का विकास हुआ, कुछ भारतीय शासकों को राजस्व की प्राप्ति हुई। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े? कंपनी ने भारतीय व्यापारियों का शोषण भी किया, करों में छूट से कंपनी को अनुचित लाभ मिला और धीरे धीरे अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति भी बढ़ी। फिर 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों की क्या स्थिति थी भाई? आपका जैसे मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये 3 बड़े केंद्र बन चुके थे। व्यापारिक सुविधाओं फरमानों में उन्हें विशेष कोई लाभ नहीं मिला और प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक दृष्टि से उनकी नींव भी मजबूत हो चुकी थी, जिससे आगे चलकर उन्हें भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो टाइमलाइन क्या थी? 1639 में मद्रास पट्टा प्राप्त किया, 1640 में सेंट फोर्ट जॉर्ज का निर्माण हुआ, 1661 में बम्बई दहेज में मिला, 1668 में बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, 1687 में कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई हुआ, 1690 में जॉब चौनाक द्वारा कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई, 1691 में औरंगजेब से व्यापारिक सुविधा मिली, 1696 में तीनों गांवों की किलेबंदी आरंभ हुई, 1698 में सुल्तानुती गोविंदपुर कलकत्ता की जमींदारी प्राप्त की और 1770 में फर्रुखशियर का फरमान आ गया था। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करेंगे फर्रुखशियर का फरमान क्या था। ये वैसे मैं ना आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम इसको सिर्फ रीड करेंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको कंप्लीट अच्छे से करवा चुकी हूँ बहुत बार। जो चीज़ नहीं करवाई होगी वो मैं आपको करवा दूँगी। जैसे मैड्रिड संधि क्या थी, ये चीज़ करवाऊँगी। ठीक है, पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के जो संघर्ष था वो भी मैं आपको करवाऊंगी। डच और इनका संघर्ष तो हमने कर ही लिया। ठीक है, ये करेंगे। इसके करने, अच्छा ये भी है क्या? यहाँ क्या है, एक मिनट देख लेती हूँ मैं। अच्छा, ये तो टाइम लाइन होगी भाई इनकी। फर्रुखशियर का फरमान था, अंग्रेज़ों का प्रभाव, ये तो हम कर चुके हैं। ये तो चाहे आप करो या ना करो। ठीक है, ये पेज तो हम कर चुके हैं भाई अच्छे से। बस ये तो इस पर टाइम लाइन अलग से बना रखी है। ये करने के बाद हमारा क्या आएगा? फ्रांसीसी का भारत आगमन करेंगे फिर। ठीक है, एक बार तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।